Welcome students again in lecture of physics। अभी तक हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ लिए और यूनिट के फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़े। आज आपके पास एक असाइनमेंट भी जाएगा, उसको बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी होगा। कल एक चीज हम बता रहे थे कि कोई भी चीज गर्म होकर फैलता है, तो उसमें हम कल रोटी का एग्जांपल दिए थे कि रोटी को गर्म करते हैं तो रोटी नहीं फैलता है, रोटी के अंदर गैस भर जाता है, हवा भर जाता है, वो हवा गर्म होकर फैल जाता है जिससे रोटी फैल जाता है। तो वो बाय मिस्टेक रोटी बोला गया था, तो उसको ध्यान दे देंगे कि रोटी के अंदर जो एक लेयर बन जाता है जिसमें हवा पैक हो जाता है, जो गर्म करने पर फूल जाता है, जिससे रोटी फूल जाता है। तो आज हम लोग जो है वो कुछ ऑक्सिलरी यूनिट्स के बारे में जानेंगे। ऑक्सिलरी जैसे आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े हैं, जैसे सहायक क्रिया उसका हिंदी होता है, उसी तरह से ऑक्सिलरी यूनिट्स मतलब हुआ सहायक यूनिट्स। जैसे हम लोग किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं तो सेंटीमीटर भी तो इस्तेमाल करते हैं, मास का के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं तो ग्राम भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से और भी कितने पॉपुलर ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं उसका स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो कुछ यूनिट तो सिंपल है, जिसको कि आप याद रखेंगे कि फुट है तो 0.3048 मीटर होता है, यानी इसको आप 30.48 सेंटीमीटर कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि आपके पास जो बड़ा वाला स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, वो 1 फीट का होता है वो स्केल। और इसी तरह से अगर 1 माइल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर, 1 केबल की बात करें तो 182.5 मीटर, 1 नॉटिकल माइल की बात करें तो ये 10 केबल की बराबर होता है, यानी 1825 मीटर। ये सब जो यूनिट्स हैं ये नेविगेशन में इस्तेमाल होते हैं, जहां पानी वाला जहाज चलता है वहां इस्तेमाल होता है ये सब। स्पीड, जो पानी वाले जहाज का स्पीड को हम लोग 1 नॉट कहा जाता है, जब वो 1 नॉटिकल माइल पर आवर उसका स्पीड होता है। ये डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 1 नॉटिकल माइल पर आवर जब वो जा रहा होता है तो उसके स्पीड को हम 1 नॉट कहते हैं। अब ये सब वर्ड्स जो हैं, कोई फिल्म वगैरह देखे होंगे जहाज वाला, तो उसमें ये सब वर्ड्स यूज होता है। लेकिन ये सब ऐसे ही है, याद रखने वाली बात। जो समझने वाली बात है वो 2-3 यूनिट्स हैं जिनको समझना है हम लोग को। समझने वाले यूनिट्स में सबसे पहला नाम आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो ये है एवरेज या मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये सन एंड अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है। एवरेज क्यों? तो जैसा कि अभी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सन के चारों ओर अर्थ जो है सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करता है। सन के चारों ओर अर्थ अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता तो इसका रेडियस बराबर होता है अर्थ से। तो ये अर्थ होता तो इसकी दूरी हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट होती, तो एवरेज बोलने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन एक्चुअल में सन के चारों ओर जो अर्थ चक्कर लगाता है वो इलिप्टिकल पाथ में लगाता है, तो इलिप्टिकल पाथ में लगाता है तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमेशा अलग अलग होता है। तो हम इसका एवरेज निकालते हैं और ये एवरेज डिस्टेंस कहलाता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसका वैल्यू होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, जिसको कि 1.496 को हम याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे कि 1.5 × 10⁻11 मीटर। फिर आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद दूसरा नंबर आता है लाइट ईयर का। नाम सुने होंगे आप लोग। यहां पर
ईयर लगा हुआ है तो इसको गलती से भी नहीं समझेंगे कि ये टाइम का यूनिट है, ये हमेशा याद रखेंगे कि ये लेंथ का यूनिट है। लाइट ईयर मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो जब आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हम डिस्टेंस को लाइट ईयर कब कहेंगे? तो जब लाइट जो है एक साल में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम 1 ईयर को अगर हम सेकंड में लिखेंगे तो एक सेकंड, एक साल में पहले 365 दिन होता है, और एक दिन में 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। यानी इतना टोटल सेकंड होगा। एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 घंटे में 24 आवर में गुना करना पड़ेगा, फिर एक दिन में वो होगा तो 365 दिन में गुना करना पड़ेगा। यानी इतना सेकंड से सेकंड कटेगा। जब इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो इसका वैल्यू आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी यूनिट ऑफ लेंथ। अभी एक और बचा हुआ है लेंथ के लिए, जिसको हम लोग पार्सेक बोलते हैं, और फुल फॉर्म में पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड बोला जाता है। तीसरा नंबर जो लेंथ का है, तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात है पार्सेक। सबसे बड़ी बात है कि लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ का, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। इसको हम लोग डिनोट स्मॉल लेटर से ही करेंगे, पार्सेक। एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकंड, और पैरालैक्टिक सेकंड को ऐसे लिखा जाता है। ये एक्चुअल में ग्रीक लेटर है, ऐसे ये कैपिटल ये स्मॉल, ये कैपिटल ये स्मॉल, पैरालैक्टिक सेकंड। तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज इक्वल टू द रेडियस, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क is 1 astronomical unit and angle at the center is 1 second। एकदम ध्यान से समझेंगे, इसमें यही समझने वाली बात, ये सारे यूनिट्स में थोड़ा समझने में इसी को परेशानी होता है। कहता है कि 1 पार्सेक, ये जो पार्सेक यानी मतलब कहने का मतलब 1 पार्सेक है, ये इक्वल है, बराबर है उस रेडियस के। अगर हम एक सर्कुलर आर्क खींचे, आप जानते हैं कि सर्कुलर आर्क जो होता है एक सर्कल का पार्ट होता है, तो कहता है कि ये इक्वल है इस रेडियस के, यानी ये इसका ये सेंटर मान लेते हैं, ये आर्क की लंबाई मान लेते हैं, तो ये रेडियस है। तो कहता है ये रेडियस, कहता है ये इक्वल टू द रेडियस, यानी ये रेडियस कहलाएगा 1 पार्सेक। कब कहलाएगा 1 पार्सेक? जब वो सर्कुलर आर्क की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सर्कुलर आर्क की लंबाई होगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड एंगल एट द सेंटर इज 1 सेकंड। ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है ये 1 सेकंड का बनेगा। कहता है फिर से समझेंगे कि पार्सेक इज इक्वल टू 1 पार्सेक इज इक्वल टू द रेडियस, यानी ये रेडियस कहलाएगा 1 पार्सेक, वो सर्कुलर आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड एट एंगल जो सेंटर में बन रहा है 1 सेकंड बन रहा है। अब यहां पर हम लोग अभी प्लेन एंगल पढ़े थे, तो प्लेन एंगल बराबर पढ़े थे थीटा बराबर एल बाई आर। तो थीटा इज 1 सेकंड, लेंथ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड आर यही 1 पार्सेक कहलाएगा। तो ये आर 1 पार्सेक कहलाएगा। तो हम यहां से हम इसको निकाल सकते हैं कि 1 पार्सेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटा 1 सेकंड। ये 1 सेकंड क्या एंगल होता है? तो आप एंगल तो डिग्री में जानते हैं, तो जैसे ये 0 डिग्री है, ये मान लेते हैं 1 डिग्री है, तो इस 0 से 1 को बीच में 60 भाग में बांटा गया, 60 पार्ट में बांटा गया, तो इसको एक पार्ट को मिनट कहा गया, मिनट। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, और इस 1 मिनट को भी 60
60 भाग में बांटा गया, 60 भाग में बांटा गया, तो 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। ये गलती से भी वो नहीं, ये सेकंड का साइन है, ये मिनट का साइन है, ऊपर 1 पाई या 2 पाई, तो गलती से भी यहाँ अपने घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं समझेंगे। यहाँ ये जैसे कि आपके पास स्केल है आपके घर में, स्केल में सबसे कम डिवीजन की लंबाई कितनी है, तो आप देखेंगे कि सबसे कम डिवीजन की लंबाई देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका 1 सेंटीमीटर जो है जो 10 भाग में बांटा हुआ है, उस स्केल का 0 से 1 सेंटीमीटर इसको 10 भाग में बांटा हुआ है, तो सबसे छोटे भाग की लंबाई कितनी होगी 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि जब आप अपने प्रोटेक्टर को देखते हैं जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 0 के बाद 1 डिग्री लिखा हुआ है, तो उस 0 के बाद 1 डिग्री को भी 60 भाग में बांटा गया, उसको मिनट कहा गया, और उसको भी एक भाग को भी 60 भाग में बांटा गया, उसको सेकंड कहा गया, यानी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो जब हम 1 सेकंड बराबर कितना डिग्री निकालेंगे, तो हम रेडियन यहाँ ऐसा यूनिट रखना हो, तो रेडियन तब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो अभी देखें 1.5 × 10⁻11 मीटर, और 1 सेकंड निकालेंगे, तो 1 सेकंड निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1 सेकंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड का वैल्यू हो जाएगा 60 सेकंड बराबर हो गया 1 मिनट, तो 1 सेकंड बराबर हो गया 1/60 मिनट, और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। देन अब हम लोग को निकालना क्या है कि मिनट में कितना डिग्री होगा, तो अब ये भी हम लोग जानते हैं कि ये डिग्री तो रखाएगा नहीं क्योंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन रखाएगा, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो जब हम लोग देखेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यहां से बदलेंगे, पहले 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटा 180 डिग्री, इतना रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन, और यहाँ 1 डिग्री को सेकंड में बदल लेंगे, तो 1 सेकंड में 1 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड 60 × 60 सेकंड, और 60 मिनट में कितना 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री में कितना सेकंड हो जाएगा 3600 सेकंड, तो यहाँ 1 डिग्री में 3600 सेकंड, यानी पाई बटा 180 रेडियन, then 1 second equal to पाई बटा 180 into 3600 रेडियन। अब ये हम यहाँ ऐसा यूनिट में रखेंगे, पाई बटा 180 into 3600 इतना रेडियन। अब ये ऐसा यूनिट में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसका वैल्यू आता है 3.08 into 10⁻16 मीटर, जिसको कि अगर आप फिर लाइट ईयर में बदलते हैं तो 3.26 लाइट ईयर। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है, ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन है कि ये इक्वल टू द रेडियस ऑफ दोस, ये एक सर्कल अगर हम बनाएं तो उसके आर्क की लंबाई, अगर एक ऐसा आर्क लें जिसकी लंबाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और उस सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तभी उसका रेडियस जो है 1 पार्सेक कहलाएगा। ये लार्जेस्ट यूनिट है, और यहां भी पैरालैक्टिक सेकंड है, तो सेकंड से ये नहीं समझेंगे कि ये टाइम का यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये 2 क्वेश्चन आपसे बार-बार पूछा जाएगा कि पैरालैक्टिक सेकंड इज ए यूनिट ऑफ, तो सेकंड से हम मार देते हैं टाइम, जो गलत है, मारेंगे लेंथ। और ये भी पूछेगा लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, तो देन वहां भी आएगा लेंथ। फिर इसके बाद आती है हमारी स्मॉलेस्ट की, ये तो लार्जेस्ट था, तो स्मॉलेस्ट में फर्मी इस्तेमाल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इसमें रेडियस ऑफ एटम बताया जाता है, रेडियस ऑफ एटम। फिर एक्स यूनिट 10⁻⁻13 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन एटम बताया जाता है। इसमें सारी चीज हम लोग जानते हैं कि जितने भी सबस्टांस है सारे एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं।
तो एटम का साइज जो है फर्मी में बताया जाता है, और एटम का डिस्टेंस, दो एटम के बीच के डिस्टेंस को एक्स यूनिट में बताया जाता है। और एक स्मॉलेस्ट यूनिट बहुत ही पॉपुलर है जिसका नाम है एंगस्ट्रॉम। इसका सिंबल होता है ए पे ऊपर ऐसे जीरो दे देते हैं। तो इस बात का एकदम याद रखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम हमेशा ये लेंथ का यूनिट है और इसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी ये नहीं समझेंगे कि 10⁻⁻10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम कह रहे हैं, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहा जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर यहां पर जब मीटर की बात आ रही है तो एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो एक बात यहां पर हम लोग कर लेते हैं कि बार एक यूनिट होता है जिसमें एरिया ऑफ न्यूक्लियस बताया जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है 1 बार इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी चीज, ये सब याद रखने की चीजें हैं। फिर आप लोग जब हम लोग बात करते हैं लैंड के एरिया की, जमीन के एरिया का, तो हेक्टेयर की बात होती है। तो हेक्टेयर भी याद रखेंगे, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट में नहीं आएगा। हेक्टेयर 10⁴ मीटर का स्क्वायर। तो एक्चुअल में हम लोग पढ़े थे कि मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो। तो हेक्टो का जब बात आया था तो हेक्टोमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। तो जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो यही हेक्टेयर कहलाता है। मतलब ऐसा कोई स्क्वायर अगर जिसका कि 1 हेक्टोमीटर एरिया लेंथ है, लंबाई और चौड़ाई है, ऐसा कोई स्क्वायर है, तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो वो 1 हेक्टेयर कहलाएगा। 10⁻² मीटर का स्क्वायर जब कीजिएगा आप तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हेक्टेयर कहलाता है। तो ये जो है लेंथ का यूनिट है इतना। तो हम लोग देखें कि स्मॉलेस्ट यूनिट में है एंगस्ट्रॉम ज्यादा इस्तेमाल होगा। फर्मी तो कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन एंगस्ट्रॉम हर एक जगह मिलेगा। याद रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे 1 माइक्रोमीटर हम लोग कह रहे हैं तो 10⁻⁻6 मीटर है, तो इसको शॉर्ट में माइक्रोन भी कहा जाता है। 1 माइक्रोन। अगर आपको ये कहा दे कि 1 माइक्रोन तो आपको माइक्रोमीटर ही समझना है। ये नहीं कि माइक्रो सेकंड को भी बोल देंगे या माइक्रो केजी को भी बोल, माइक्रोग्राम को भी बोल देंगे, नहीं। यहां माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 मीटर है, मीटर ही है। तो ये था सारा लेंथ। अब इसके बाद टाइम। टाइम की बात आ रही है तो टाइम में ज्यादा नहीं है ऑप्शन आपके पास। एक बोर है जिसमें ट्रैवलिंग टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। कहता है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो ट्रैवल करने का समय होता है उसको बोर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 बोर इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 सेकेंड। ये आप ध्यान देंगे कि अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़े होंगे, आप पहले पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो अभी ध्यान दीजिए कि हम लोग आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वही रख दीजिए ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़े होंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो अगर हम एटम के डिस्कशन पे जाएं कि जैसे जैसे साइंटिस्ट एटम का आविष्कार किए, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए जॉन डाल्टन, वो ये बताया कि एटम का एग्जिस्टेंस है, कि हर एक सब्सटेंस एटम का बना होता है, यानी एटम एग्जिस्ट करता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। फिर जॉन डाल्टन के बाद
थॉमसन आए तो थॉमसन जे थॉमसन ये बताया कि कोई भी सबस्टांस जो है एटम जो है न्यूट्रल होता है, यानी उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आया, तो रदरफोर्ड क्या करवाया कि एक बहुत ही पतला सोना का पत्थर लिए, उसमें बहुत सारा अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया, यानी बहुत सारा अल्फा पार्टिकल उसमें फेंके। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम प्लस प्लस को बोला जाता है, यानी हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस मींस, तो आप हीलियम हाइड्रोजन हीलियम के बारे में जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। तो हीलियम को जो है, अगर हीलियम का आप स्ट्रक्चर देखें तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अभी इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन यानी 2 प्लस चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 माइनस चार्ज है। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, तो इसका चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो सिर्फ इसमें 2 प्लस चार्ज बचेगा, यानी 2 प्लस चार्ज बचेगा, और ये सिर्फ क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसको कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा पार्टिकल की जब भी बात आती है तो इसको हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया तो देखें बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पार कर रहा है, बहुत सारा टकरा के वापस लौट रहा है, बहुत सारा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे वो पता लगाया कि जब पॉजिटिव चार्ज ही ना पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इससे वो पता लगाए थे कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में है और बहुत सारा स्पेस खाली है। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद जब बोर मॉडल आया, बोर बोले कि जो रदरफोर्ड भी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया कि हाउ एटम स्टेबल है, इतना स्टेबल कैसे है। बोर पे वो रदरफोर्ड का आया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे टक्कर लगाएगा और धीरे 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 न्यूक्लियस में आकर टकरा जाएगा। उसके बारे में विशेष चर्चा और आगे होगा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। तो टकरा गए तो वो स्टेबिलिटी यानी कि सब चीज देख रहे हैं आप, बेंच है, सब चीज है, इसको कोई चेंजिंग हो रहा है क्या, न्यूक्लियस इसका डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस और ये एटम का। तो फिर बोर आए तो बोर ये बताए कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से नीचे जाता है, लोअर ऑर्बिट में जाता है, लोअर से हायर में जाता है, मतलब ये ऊपर नीचे कूदता रहता है, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हायर वाला इलेक्ट्रॉन जब लोअर आता है इसका एनर्जी ज्यादा होता है, इसका एनर्जी कम होता है। तो ये हायर वाला जब लोअर में आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, और लोअर वाला हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो यही कहलाता है ये ट्रैवलिंग टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से आ जाता है तो बहुत कम, इतना कम समय में सोच लीजिए 10⁻⁷ सेकंड। तो ये सब हमारे सोच से, हमारे समझ से परे है, ये सब ये हम लोग नहीं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके ट्रैवलिंग टाइम को बोर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा जो एक टाइम का यूनिट है वो है सेक। सेक जो होता है 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड होता है। और इसमें जो है जो बताया जाता है ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप आता है उसके टाइम को हम लोग सेक में बताते हैं। टाइम का यही 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी आवर, सेकंड और मिनट और डेज, सेंचुरी ये सब आप जानते हैं। वो सब सेंचुरी जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेंचुरी 100 ईयर को कहते हैं, डिकेड बोलते हैं, डिकेड फिर मिलेनियम बोला जाता है। तो ये सब चीजें बोलचाल की भाषा में हमेशा यूज होती रहती है, वो सब भी टाइम का ही यूनिट है। अब बारी आती है मास का। इन्हीं तीनों के बारे में विशेष चर्चा होगा ऑक्सिलरी यूनिट में। मास में सबसे पहले 1 पाउंड 0.4536 kg, यानी कि आप जो जाते हैं केक खरीदने के लिए तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो 1 पाउंड 2 पाउंड बोला जाता है। हमको लगता है कि 1 किलोग्राम का केक खरीद के ला रहे हैं, एक्चुअल में जो हम 1 पाउंड का केक खरीद के लाते हैं वो ½ kg से भी कम होता है। इसको अगर आप ग्राम में बदलेंगे तो 453 ग्राम, यानी 453 ग्राम, यानी 500 ग्राम भी नहीं है 1 पाउंड। तो लेकिन चूंकि केक वगैरह आया होगा ब्रिटेन से, आया होगा, पाउंड वही चलता है इंग्लैंड में, तो वहीं से आया होगा, इसलिए पाउंड उसके साथ साथ आया होगा, इसलिए केक आज भी आप पाउंड में ही खरीदते हैं।
फिर 1 क्विंटल 100 केजी को बोलते हैं, मीट्रिक टन 1000 केजी को बोला जाता है। तो ये सब तो याद रखने की चीज है। यहां समझने वाला बात क्या है, तो समझने वाला चीज है, आप चंद्रशेखर लिमिट का नाम सुने होंगे। ये लार्जेस्ट यूनिट है मास का। वन चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है 1.5 टाइम्स मास ऑफ सन। मास ऑफ सन जो हम लोग जानते हैं वो 2 इंटू 10⁻³ केजी, 2 इंटू 33 ग्राम होता है, 2 इंटू 10⁻30 केजी। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स 2.8, या इसको तो 15 दूनी 30, लेकिन यहाँ 1.5 पूरी तरह से नहीं होता है, 1.45 कुछ होता है। तो 1.4 अगर ले तो 2.8 10⁻30 केजी। तो ये चंद्रशेखर लिमिट जो है लार्जेस्ट यूनिट है मास का। और ये सन को जनरली इसको जब भी हम डिफाइन करेंगे तो इसका वैल्यू जब तक ना पूछा जाए तब तक नहीं बताएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सन का 1.5 गुना या 1.5, 1.5 गुना बोलेंगे, 1.5 टाइम्स बोलेंगे चलेगा, 1.4 टाइम्स भी बोलेंगे तो चलेगा। मतलब एक्चुअल में अप्रॉक्स में होता है, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसलिए कोई बुक में 1.5 लिखा रहेगा, कोई बुक में 1.4 लिखा रहेगा, तो वो आपको उतना रियायत दिया जाएगा जब भी आप बताएंगे। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास होता है चंद्रशेखर लिमिट। ये आया कहां से है? दिया गया था हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। तो ये आया कहां से? तो ये आया है स्टार से। आपको अगर स्टार का जन्म लेना और स्टार का मर जाना पता है, ये सब डिस्कशन होगा बाद में यूनिवर्स टॉपिक में। तो स्टार कैसे जन्म लेता है? तो स्टार क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन पाया जाता है? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका सेकेंड नंबर पे है हीलियम, यानी पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो होता क्या है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैसेस जो होते हैं वो एक जगह जमा होना शुरू होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन, आप पढ़े हैं कि 2 तरह का फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव। जैसे कि ये हम लिखे तो ये जो इंक मॉलिक्यूल है ये बोर्ड पे चिपक गया, तो बोर्ड मॉलिक्यूल डिफरेंट है, इंक मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तो एडहेसिव फोर्स हुआ। और ये जो इंक है अपने आप ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इंक और इंक के बीच जो लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स के कारण वो आपस में जमा होना शुरू करते हैं, और जब एक जगह जमा होगा तो ऑटोमेटिक कॉलिजन होगा, एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है, और एनर्जी निकलता है तो वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है। मतलब उसके जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस होते हैं वो एक दूसरे से जुटना शुरू हो जाते हैं और हीलियम बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप हाइड्रोजन बम भी, यहाँ हम लोग अपने अर्थ पे हाइड्रोजन बम जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन बम में वही होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस दो मिलके हीलियम बनाता है, जिससे बहुत इमेंस एनर्जी निकलता है। तो वही चीज जब स्टार में होता है और बहुत एनर्जी निकलने लगता है तो वो स्टार कहलाता है। और जब अब स्टार तो हो गया, वो स्टार कहला गया, अब उसके आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा कि हाइड्रोजन उसके पास होगा तो लिमिटेड होगा ना, कुछ तो अमाउंट में होगा, लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद वो हाइड्रोजन खत्म तो होगा ना। तो जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, सारा हाइड्रोजन हीलियम बन जाता है, तो स्टार का डेथ हो जाता है। तो स्टार के डेथ होने का भी दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि एक छोटा स्टार है जो सन के इतना 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन से जो छोटा स्टार है, जिसका मास इससे कम है, वैसे स्टार जो होते हैं वो धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं कि मोमबत्ती को आप जलाते हैं, जैसे जैसे मोम खत्म हो जाता है धीरे धीरे बुझ जाता है, तो वो स्टार जो है वैसे ही बुझ जाते हैं, वो व्हाइट ड्वार्फ कहलाते हैं लास्ट में। व्हाइट मतलब वो श्वेत जैसा दिखते हैं, जैसे कोयला जलने के बाद कैसा बच जाता है वैसा दिखते हैं, इसलिए व्हाइट ड्वार्फ कहलाते हैं। लेकिन वैसे स्टार्स जो सन से 1.5 या 1.4 टाइम्स ज्यादा बड़ा होते हैं या उनसे भी बड़ा होते हैं, वो स्टार्स का डेथ होने की प्रक्रिया अलग होती है, वो लास्ट में ब्लैक होल बन जाते हैं। कैसे ब्लैक होल बन जाते हैं? तो जब वो उसका जो हाइड्रोजन खत्म होता है ना, तो पहले बाहर का हाइड्रोजन खत्म होता है, अंदर का हाइड्रोजन खत्म नहीं होता। तो अंदर का हाइड्रोजन बहुत तेजी से विस्फोट करता है और वो बहुत ज्यादा अपने पहले जितना साइन कर रहा होता है, चमक रहा होता है, उससे 100 गुना ज्यादा चमकता है। इस समय उसको रेड गेंट, रक्त दानव कहा जाता है।
और वो इतना फैलता है कि जैसे अगर सन फैलेगा तो प्लूटो तक को अंदर कवर कर लेगा, लेकिन सन तो 1.5 गुना, सन से जो 1.5 गुना ज्यादा बड़ा स्टार है उसकी बात हो रही है। तो वो फैलने लगता है और जब पूरा फैल के खत्म हो जाता है तो जो सेंटर उसका बचता है ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कॉन्साइज करना शुरू हो जाता है। तो आप डेंसिटी की बात कर रहे होंगे कभी कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है। तो जितना अगर मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जितना भी कम होता जाएगा, यानी जितना कम से डिवाइड करेंगे उतना वैल्यू ज्यादा होता जाएगा, यानी वॉल्यूम अगर घटने लगा तो डेंसिटी बढ़ने लगेगा। तो वही होता जाता है कि उसका मास तो वही रहता है जो बच गया, लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके आगे उसका वॉल्यूम घटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इतना वॉल्यूम घट जाता है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, उसका ग्रेविटेशन पावर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से लाइट भी जाता है तो वापस नहीं आ पाता, लाइट को वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो वही ब्लैक होल कहलाता है। तो आप बस अभी इतना ही याद रखिए कि जो भी इससे बड़ा स्टार होता है वो ब्लैक होल बनता है, इस मास ऑफ सन के 10 टाइम्स ज्यादा जो बड़ा स्टार होता है वो ब्लैक होल बनता है। तो वही से आया है ये चंद्रशेखर लिमिट मास का कंसेप्ट। ये जो चंद्रशेखर, सॉरी जगदीश चंद्र बोस नहीं, ये चंद्रशेखर वैज्ञानिक का ही नाम था, उन्हीं के वैज्ञानिक नाम पे ये रखा गया, चंद्रशेखर ही नाम था वैज्ञानिक का। चंद्रशेखर लिमिट जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास कहा गया, 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन हुआ, जो ये लार्जेस्ट यूनिट है मास का। इसके बाद जब बात आती है स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट मास है मास ऑफ एटम, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, तो उसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, या इसको ऑल्सो 1U कहा जाता है। यानी मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम is represented in this unit। एक एटम के मास को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम एटम के बारे में जैसे पढ़ रहे थे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 16 इसका मास नंबर था। तो ये हम क्या बोले थे कि 16 मास नंबर का मतलब है 8 का, यानी कि इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। आप जब कंपैरिजन करेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मास 1.66 इंटू 10⁻27 kg, न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी इससे बहुत छोटा है 31। तो इन दोनों के कंपैरिजन इसका मास बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। और इस पे चार्ज 0 होता है, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम प्लस में, इस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 अपोजिट होता है। इसके मान दोनों एकदम कैंसिल आउट होते हैं और ये कूलम में चार्ज का यूनिट है। ये सब आगे और पढ़ेंगे हम लोग। और तो ये मास से भी लेना देना है हमको कि तब इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है और इन दोनों का मास ही कंसीडर किया जाता है। तो ये 16 मास नंबर कह रहा है, मतलब क्या है? तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का जो मास है वो 16, इसको ऑल्सो न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं। तो ऑल्सो न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं। क्यों न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं? क्योंकि इससे न्यूक्लियस बनता है। तो इन न्यूक्लियॉन्स के ही मास के बराबर है ना ऑक्सीजन का। 16 कहने का मतलब है कि इसका ऑक्सीजन का मास 16 कहने का मतलब है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान रहे, हम लोग जब मोल पढ़ रहे थे तो मास ऑफ 1 मोल था, तो 1 मोल 16 ग्राम लिख रहे थे ना कि 16U, यानी वहां 16 ग्राम 1 मोल ऑक्सीजन का मास था, यानी 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास था वो 16 ग्राम। तो इसीलिए ये रखा गया है कि एकदम से वही आ जाए, ज्यादा याद न करना पड़े, इसीलिए वो 6.022 into 10⁻23 रखा गया। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। एन एटम यानी एक एटम का मास 16U है, यानी 16 न्यूक्लियॉन्स के बराबर उसका मास है। यानी एक AMU का जो वैल्यू दिया जाता है, इन न्यूक्लियॉन्स के मास को हम लोग 1 AMU कहा जाता है, और ये वैल्यू होता है वही 1.66 into 10⁻27 kg के बराबर। यानी एक न्यूक्लियॉन्स के मास को ही वो 1 AMU कहा जाता है।
इसीलिए आई 16U एक एटम के ऑक्सीजन का मास है, इसका मतलब 16 न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर है, और 16 न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर है, तो इसको हम लोग AMU कहते हैं। और यहीं से आया है वो एवोगाड्रो नंबर। जब आप इसको ऐसे कर देंगे 1.6 × 10⁻27, ये केजी की जगह अगर आप ग्राम ले लें, क्योंकि वहां ग्राम में बोल रहे हैं, तो अगर इसको ग्राम में बदलिएगा तो कितना होगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो 24 ग्राम आप लिखेंगे, तो इसी को आप जब बदलते हैं तो ये 6.022 × 10⁻23 आता है, जो कि एवोगाड्रो नंबर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि हमको याद करने में आसानी हो कि जब हम यहाँ 16U बोल रहे हैं एक एटम का, तो उतना एटम का 16 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि वो कट जाएगा उल्टा करेंगे। एक और है, जब हम लोग बात कर रहे हैं मास के ऑक्सिलरी यूनिट के, तो जब आप खरीदने, एक तो आप जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड है, लेकिन जब हम डायमंड खरीदते हैं तो इतना कैरेट का डायमंड है, ऐसे बोला जाता है। तो वहां जब गोल्ड खरीदने जाते हैं तो वह कैरेट प्योरिटी बताता है, परसेंटेज। 24% जो है, 24 कैरेट जो है वो 100% है। तो 22 कैरेट कितना परसेंट होगा, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं कि 24 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 100/24 को, तो 22 कितना को रिप्रेजेंट करेगा 100/24 × 22, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो वो परसेंटेज है वहां पर। लेकिन यहां जो कैरेट जो बोला जाता है, जब डायमंड आप खरीदने जाते हैं तो वो मास होता है, और यहां जो ये कैरेट जो होता है 1 कैरेट, वो मास ऑफ कॉस्ट आइटम, जैसे कि हम कोई पन्ना, हीरा ये सब खरीदते हैं, या चाहे अंगूठी में जो लगा रहता है नीलम, ये सब, वो 1 कैरेट इक्वल टू होता है 2 × 10⁻4 kg, यानी 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम को हम लोग 1 कैरेट कहते हैं। तो ये हो गया, ये जो कैरेट है वो मास है, और यहां वाला जो आप गोल्ड खरीदने जाते हैं वो कैरेट, वो परसेंटेज है, वो ये बताता है कि गोल्ड कितना प्योर है। तो ये आपका आज का था लेक्चर, जिसमें कि हम लोग ऑक्सिलरी यूनिट के बारे में सीखे। अगर आपको आज एक असाइनमेंट भी जाएगा जिसमें कन्वर्जन का होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन और मोल, इन दोनों पे फोकस रहेगा क्वेश्चन पे। और ये इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट आप कर देंगे चैट बॉक्स पे, और वो हमारे तक पहुंच जाएगा, तो कल हम फिर उसको डिस्कस कर देंगे। धन्यवाद।